मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु व अधातु चैप्टर में देखेंगे बेटा NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। कहने का मतलब यह है, ये बहुत ही छोटा वीडियो है बेटा। इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए पूरे चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक है यहाँ हम लिख दिए हैं। संक्षेप में हम आप इन सब की डिफिनीशन बताएंगे। इसके बाद चैप्टर की जब शुरुआत करेंगे इसमें आपको जो है बीच बीच में डिस्क्राइब भी करते रहेंगे। तो आइए हम लोग जो है बेटा सबसे पहले यह देखते हैं इस NCERT पैटर्न पर जो आधारित महत्वपूर्ण तथ्य हैं अर्थात परिभाषाएं जो हैं उनको पहले हम आप लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी NCERT पाठ्यक्रम में यह दिया गया है और यह इम्पॉर्टेंट भी है बेटा, जिसे आप एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हो। इस नाम से एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हो। देखिए बेटा, आप ये इसकी डिफिनीशन यह बताएंगे कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम आप लोग सक्रियता श्रेणी या एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो डिफिनीशन आप नोट करते रहिए, बाद में यह मत कहिएगा डिफिनीशन नहीं बताया गया है। तो आप डिफिनीशन को नोट करते रहिएगा। तो आप बताएंगे डिफिनीशन एक बार फिर से सुन लीजिए। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सक्रियता श्रेणी। अब ये देखेंगे जो सक्रियता श्रेणी है, इनमें धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो आप ये बता सकते हैं जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह धातु उतना ही अधिक क्या होगा? सक्रिय अर्थात क्रियाशील होगा। और जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम क्या होगा? कम धनात्मक होगा, वह क्या होगा? कम अक्रियाशील होगा। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिसे आप लोग एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं बेटा, तो इस सीरीज में देखेंगे धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते हुए क्रम में लिखा गया है। अब देखेंगे बेटा इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर जो धातु है उसका नाम आप बता सकते हैं लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये आप बता सकते हैं अभिक्रियाशील धातुएं हैं। क्या है बेटा? अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं या न्यून क्रियाशील धातुएं हैं उनका नाम आप बता सकते हैं बेटा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और पारा भी आप बता सकते हैं यह न्यून क्रियाशील या कम क्रियाशील धातु है। तो कम क्रियाशील धातु आप बता सकते हैं कम क्रियाशील धातु का नाम आप बताएंगे क्या बेटा? सिल्वर से आप चांदी कहते हो, और कॉपर, तांबा से आप Au, गोल्ड से आप सोना के नाम जानते हैं। इसके बाद प्लेटिनम, ये आप देख रहे हैं बेटा Hg, मरकरी भी है इसी में। ये आप बता सकते हैं बेटा कम क्रियाशील धातु, अर्थात इसको न्यून क्रियाशील भी कहते हैं बेटा, न्यून क्रियाशील धातु कहते हैं। और जो क्रियाशील धातु हैं आप बता सकते हैं क्रियाशील धातु। जो क्रियाशील धातु का बताएंगे लिथियम है,
पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। इन सबको हम आप क्या कर सकते हैं बेटा, क्रियाशील धातु। तो आप डिफिनीशन याद हो गया होगा कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सक्रियता श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहेंगे। अब जो कम क्रियाशील धातु हैं उनका नाम सिल्वर से चांदी, कॉपर, सोना, प्लेटिनम और मरकरी। जो क्रियाशील धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। एक क्या है क्रियाशील धातु और एक क्या है कम क्रियाशील धातु। अगर आपसे कोई पूछता है कम क्रियाशील धातु का नाम और अधिक क्रियाशील धातु का नाम, ये दोनों आप बेटा याद कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा, खनिज को आप मिनरल के नाम से जानते हो। किस नाम से? मिनरल के नाम से। तो यह बता सकते हैं बेटा, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक या उनके यौगिकों को क्या कर सकते हैं बेटा, खनिज कह सकते हैं। तो डिफिनीशन आप बता सकते हैं, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी या चट्टानों के नीचे से खोद कर निकाला जाता है, वे जनरली क्या कहलाते हैं बेटा, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जैसे आप जानते हैं सोना है, चांदी है, जल है, ठीक, इन सबको पृथ्वी या चट्टानों के नीचे से प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें आप क्या कह सकते हैं बेटा, खनिज कहेंगे। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक व उनके यौगिकों को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, खनिज कहेंगे। तो खनिज को आप इंग्लिश में कहते हैं मिनरल। इसकी डिफिनीशन भी आपको याद हो गया होगा कि वे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी या चट्टानों के नीचे से खोद कर निकाला जाता है या खोद कर प्राप्त किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं बेटा, खनिज कहलाते हैं। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले अकार्बनिक और उनके यौगिकों को भी क्या कहते हैं बेटा, खनिज कहते हैं। और खनिज के नाम आप जानते हैं, जैसे पेट्रोलियम आप बता सकते हैं, सोना बता सकते हैं, चांदी बता सकते हैं। इन्हें हम आप लोग प्राकृतिक रूप में जो है बेटा यौगिक के फार्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं बेटा किसके बारे में, मिनरल्स अर्थात खनिज के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट आप देखेंगे अयस्क, जिसे आप ओर के नाम से जानते हैं। किसे? ओर के नाम से। इसे किस नाम जानते हो? ओर के नाम से जानते हो। तो आप यह बताएंगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें खनिज से ही प्राप्त किया जाता है। जब खनिज से प्राप्त करेंगे तो उन्हें आप सरलता से कम लागत में प्राप्त करेंगे। तो उन पदार्थों को आप क्या कह सकते हो बेटा, अयस्क कहेंगे। तो बताएंगे ऐसे पदार्थ जिन्हें कम लागत में सरलता पूर्वक प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, अयस्क कहेंगे। तो आप कह सकते हैं बेटा, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। सभी खनिज क्या होते हैं बेटा, अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो है खनिज नहीं होते हैं। तो आप यह कह सकते हैं, अयस्क वह खनिज पदार्थ है, अयस्क वह खनिज पदार्थ है जिन्हें कम लागत में सरलता पूर्वक प्राप्त किया जाता है, उन्हें आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। से आप पूछ सकते हैं ओस। ये भी डिफिनीशन आप पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जिसे आप आधात्री के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से? आधात्री। तो आप डिफिनीशन यह बता सकते हैं, अयस्क में उपस्थित बालू, कंकड़, मिट्टी, रेत, सिलिका आदि जैसी अशुद्धियों को मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। मैट्रिक्स या आधात्री, इसे गैंग के नाम से भी जानते हैं। तो छोटी छोटी ये जो डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण डिफिनीशन, यह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित परिभाषा है, तथ्य है, जो बोर्ड एग्जाम में जो बेटा एक नंबर जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकता है।
तो कहीं कहीं आप देखेंगे मैट्रिक्स या आधात्री लिखा रहेगा, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे बेटा गैंग भी लिखा रहेगा। क्या? गैंग। क्या कहेंगे इसको? गैंग। गैंग या आधात्री। बता सकते हैं अयस्क में उपस्थित बालू, कंकड़, मिट्टी, रेत व सिलिका जैसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या आधात्री। ठीक। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे धातु कर्ण, जिसे आप धात्विकी के नाम से जानते हो। किस नाम से? धात्विकी के नाम से जानते हो। धात्विकी को आप मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। मेटलर्जी, इसको आप लिखते हैं मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी को आप धातुकर्ण या धात्विकी कहते हैं। धातु को अयस्क से निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? धातुकर्ण। या इसी तरह से अयस्क से धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं बेटा? धातुकर्ण। क्या कहेंगे? धातुकर्ण। इसके बाद अयस्क का समृद्धिकरण या इसको सांद्रण भी कर सकते हो। अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण, इसी को आप फेन प्लवन विधि भी कह सकते हो। क्या कहेंगे? फेन प्लवन विधि। तो अयस्क में आप जानते हैं बालू भी रहेगा, मिट्टी भी रहेगा, रेत भी रहेगा, सिलिका भी रहेगा, कंकड़ रहेगा। जब क्या करेंगे? उनको दूर कर देंगे। उनकी दूर करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा? अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहलाता है। आप बता सकते हैं अयस्क से मिट्टी, रेत, बालू, कंकड़, सिलिका जैसी अशुद्धियों को अलग करने की या दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। और अब देखेंगे बेटा जो अयस्क का समृद्धिकरण हम आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप बता सकते हैं अयस्कों का सांद्रण हम आप लोग बता सकते हैं निम्नलिखित पदों के आधार पर करते हैं। बताएंगे निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, ठीक, डालक व धातुमल, मिश्र धातु और संक्षारण आप लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग इसमें जानेंगे निस्तापन क्या है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो बेटा? कैल्सिनेशन कहते हो। इसको क्या कहते हो? कैल्सिनेशन। जो कैल्सिनेशन होगा इसे आप कहते हैं निस्तापन। तो निस्तापन आप बता सकते हैं बेटा सीधे सीधे सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अकेले उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? निस्तापन कहते हैं। तो आप बताएंगे परिभाषा फिर से। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। आप बता सकते हैं बेटा जैसे यहाँ पर निस्तापन की क्रिया में जैसे CaCO3 है, जब आप इसको गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो यह अपघटित होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो डिफिनीशन आप यहाँ पर बता सकते हो अयस्क, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे आप यहाँ कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे भर्जन, जिसे आप रोस्टिंग के नाम से जानते हो। कैल्सिनेशन के बाद आप क्या पढ़ेंगे? भर्जन। तो आप बताएंगे बेटा सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? भर्जन कहते हैं। तो भर्जन की क्रिया में आप यहाँ बता सकते हैं जैसे कोई भी पदार्थ हो, अगर उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उससे हमें आपको क्या प्राप्त होगा बेटा? ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड। जैसे आप देख सकते हो जैसे आयरन है,
इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो हमें आपको क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड FeO प्राप्त होगा। कैल्शियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ पर आप टूट लगाएंगे हम। तो ऑक्साइड अयस्क आपको क्या मिलते हैं बेटा, इसमें वर्जन में। तो आप वर्जन की भी डिफिनीशन जान गए होंगे, वर्जन क्या है, ठीक। तो आपको बताया गया बेटा, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, वर्जन कहेंगे। अब आप पढ़ेंगे अगला प्रगलन, जिसे आप इंग्लिश कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हो। क्या, स्मेल्टिंग। डिफिनीशन आप बेटा लिखते रहिए। स्मेल्टिंग की डिफिनीशन आप लोग बताएंगे, भर्जित व निस्तापित, भर्जित व निस्तापित अयस्क में उचित गालक या कोक मिलाकर बने मिश्रण को क्या कहते हैं बेटा, प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन। तो डिफिनीशन एक बार फिर सुन लीजिए, भर्जित या निस्तापित अयस्क में उचित गालक या कोक मिलाकर बने मिश्रण को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे गालक, अगर क्या है, धातुमल। गालक को आप फ्लस्क कहेंगे और धातुमल को क्या कहेंगे, स्लैग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फ्लस्क, इसको क्या कहेंगे, स्लैग कहेंगे। तो गालक क्या है बेटा, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके सरलता से क्या होते हैं बेटा, गलाकर अलग होने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं बेटा, गालक कहते हैं। आप एक बार सुनिए फिर, गालक क्या है, स्लैग और फ्लस्क। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक होता है। जो अम्लीय गालक होता है बेटा, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, जैसे SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसी में जो क्षारीय गालक होगा उसको आप क्या कहेंगे बेटा, CaO। ये क्षारीय गालक है और क्या अम्लीय गालक है। तो आप गालक की परिभाषा बता सकते हैं, ठीक। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। अब इसके बाद ये बता सकते हैं, गालक के साथ सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें गालक मिला देंगे SiO2, तो आपको क्या मिलेगा, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। यह क्या होगा, धातुमल हो गया। इसी प्रकार FeO है, इसमें गालक मिला देंगे SiO2, हमें आपको FeSiO फेरस सिलिकेट मिलेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, धातुमल। यह धातुमल हो गया, ये अम्लीय गालक हो गया और क्या हो गया, क्षारीय गालक हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे एलॉय, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जनरली आप लोग यह जानते हैं कि जो मिश्र धातुएं होती हैं, इनका उपयोग हम आप लोग जो है बर्तन के बनाने में, सोने चांदी के बनाने में इनका उपयोग करते हैं। तो जो मिश्र धातु होती हैं जनरली एक प्रकार की क्या है बेटा, यह विलयन है। कैसा विलयन है, ठोस विलयन, ठीक। तो आप ये बता सकते हो कि जब दो या दो से अधिक, ऐसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग विलयन को आप क्या कह सकते हो बेटा, मिश्र धातु कहेंगे। जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाकर, एक साथ निश्चित अनुपात में मिलाकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं
उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, मिश्र धातु कहेंगे। तो आप डिफिनेशन छोटी सी बता सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को या समांगी विलयन को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हो गया, रोल्ड गोल्ड हो गया, ठीक ना, सिलिका ब्रांच हो गया, एल्युमिनियम ब्रांच हो गया, तो इन्हें हम आप लोग मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। लास्ट आप पढ़ेंगे संक्षारण, जिसे आप कोरोजन के नाम से जानते हो, कोरोजन के नाम से जानते हो। तो बेटा बता सकते हैं, जब धातु जल, वायु या किसी अन्य पदार्थ से प्रभावित होता है तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, धातु का संक्षारण। तो कहने का मतलब, जब कोई धातु जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती हैं तो धातु संक्षारित कहलाती हैं। उस संक्षारित धातु को क्या कह सकते हैं, संक्षारण, अर्थात लोहे में जंग का लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण। जब किसी लोहे को आप खुले वायु में छोड़ देंगे, कुछ समय बाद आप देखेंगे लोहे के ऊपर क्या होगी, एक पतली भूरे रंग की क्या होती, परत चढ़ जाती है, जिसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, जंग कहते हैं। तो लोहे में जंग का लगना ही क्या कहलाता है, जंग, संक्षारण। लोहे में जंग लगने का जो उदाहरण है आप बता सकते किसका है, संक्षारण का है। ठीक, तो आप परिभाषा बता सकते हैं, जब धातु को खुले वायु में या नम स्थानों पर छोड़ देते हैं तो धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। तो इसी घटना को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से इसको जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। तो लोहे धातुओं को जंग से बचाने के लिए हम आप लोग क्या करते हैं बेटा, इसे पेंट करते हैं और क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, टिन प्लेटिंग करते हैं, स्नेहक तेल लगाते हैं। तो ये सब चीज आप बता सकते हैं किस लिए करते हैं, धातुओं को जंग से बचाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। चैप्टर 3 था धातु व अधातु, और इसको हम आप लोग बेटा कह सकते हैं पार्ट फर्स्ट ही बोलेंगे, पार्ट फर्स्ट। तो यह महत्वपूर्ण वीडियो था बेटा। जो भी डिफिनीशन आपको बताया गया इसको जरूर देखिएगा वीडियो को, और जब न समझ में आए आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।